नमस्कार, मैं रामानंद शर्मा रामानंद टेक्निकल क्लासेज में सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टूडेंटों का अभिनंदन करता हूं। और आज इस वीडियो में जो मैं आपके सामने एक प्रश्न उभर रहा था कि हर स्टूडेंट टेक्निकल का ये सोच रहा था कि ऑनलाइन में हमें थ्योरी मिल रही है, मैथ मिल रही है, साइंस मिल रही है, लेकिन राजस्थान जीके का कोई विकल्प नहीं मिल रहा। तो उसी विकल्प के रूप में मैं आपको जीके के ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने मेरा ऑनलाइन से परिचय कराया था, मैंने पहले भी मेरी वीडियो में उनका नाम कहा था, धर्मेंद्र शर्मा, उनके बारे में कोई अलग व्याख्या करना उनके सम्मान में ठेस होगी। क्यों? अगर उनकी काबिलियत, उनका एक्सपीरियंस, उनका जो है टीचिंग का जो है तरीका, वो आप इस वीडियो के जरिए देखें और अपने कमेंट्स और सब्सक्राइब और लाइक्स के माध्यम से इस उभरते हुए सितारे को, कभी कभी एक कहावत है कि सफलता में प्राप्त करने में एक छोटी सी चीज मील का पत्थर साबित होती है। तो हो सकता है वो मील का पत्थर आपको बिजली बोर्ड में या अन्य कंपैरेटिव एग्जामों में श्रीमान धर्मेंद्र शर्मा आपको साबित हो। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और वो अपनी टीचिंग। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने सुना है, गुरुजी ने मेरे लिए जो लायबिलिटीज़ दी हैं, जो दायित्व दिया है आप लोगों को राजस्थान जीके पढ़ाने का, तो ये दायित्व तो अपन को निभाना है क्योंकि गुरुजी ने दिया है। तो दोस्तों अपन यहाँ मैं आपको पूरा कंप्लीट ही राजस्थान जीके पढ़ाऊंगा और अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे, तहे दिल से पढ़ाएंगे, लोगों से हटके पढ़ाएंगे। अब तक तो हमारा मानना था हम यूं नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि ये जो चीज़ है ना जो हम पढ़ा रहे हैं बड़ी मेहनत से तैयार की हैं और हमें भी डर था कि ये चीज़ हम नहीं चाहते कि और लोगों के पास में पहुँचे, क्योंकि ये बहुत पैसा खर्च करके और बहुत मेहनत से तैयार की है हम लोगों ने, और हम नहीं चाहते कि ये चीज़ें पब्लिसिटी, लोग इसकी चोरी करें, लोग इसकी कॉपी करें। लेकिन गुरुजी ने आप जो चीज़ की दायित्व दे दी है, जिम्मेदारी, तो दोस्तों इसको हम 100% पूरा करके दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। और आगे जिसमें हम चालू करने जा रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। आज से एक नया चैप्टर है जिसका नाम है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। दोस्तों सभ्यताएं हम आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ 50 से 60 कंप्लीट सभ्यताएं कराएंगे। तुम्हारे सिलेबस में जो सभ्यता है वो 50 से 60 सभ्यता है। तो डायरेक्ट मैं अपने चैप्टर पे आता हूँ। राजस्थान में एक सभ्यता है जिसका नाम है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा एक सभ्यता है जो जिला हनुमानगढ़ में पड़ती है। बताओ सभ्यता कौन सी? कालीबंगा। और किस जिले में पड़ती है? हनुमानगढ़ में। कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ी। क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़ियाँ। दोस्तों ये एक भाषा का शब्द है, जो भाषा है सिंधी भाषा, यानी कि ये हुआ कि कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। एक भाषा होती है दोस्तों जिसका नाम है सिंधी। ऐसा हुआ दोस्तों, पहले हम जयपुर पढ़ाते थे, अच्छी कोचिंग में पढ़ाते थे, और वहाँ हम एक भाभी जी के यहाँ किराए से रहते थे। और जैसे भाभी जी के यहाँ किराए से रहते थे, वो भाभी जी कभी कभार हमको रविवार को चाय पे बुलाती। एक दिन भाभी जी ने क्या है, रविवार को हमारी छुट्टी थी और हमें चाय पे बुलाया। भाभी जी ने हमें चाय पे बुलाया
और कहा कि धर्मेंद्र चाय बन रही है, सामने गेट पे 3-4 लड़की खड़ी हैं, इनको बोल के या खा लो परवो। मैंने कहा भाभी जी पहले मुझे बताओ खा लो परवो क्या होता है, फिर मैं इनको बोल के आऊँ। भाभी जी ने कहा नहीं, जब तक चाय बन रही तू तो इन लड़कियों को खा लो परवो बोल के आ। मैंने कहा भाभी जी नहीं, पहले आप मुझे बताओ कि खा लो परवो क्या होता है। इतने में क्या है, भाई साहब आ जाते हैं। भाई साहब ने कहा धर्मेंद्र क्या हाल है। मैंने कहा सर ठीक है। मैंने कहा पहले एक बात बताओ आप, ये खा लो परवो क्या होता है। उन्होंने कहा कि आपको किसने कहा। मैंने कहा कि आप पहले बताओ तो सही कि ये खा लो परवो होता क्या है। उन्होंने फिर कहा कि तुमको किसने बोला है। मैंने कहा आप बताओ तो सही कि इसका मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब होता है कि आओ कहीं बाहर घूमने चलें। भाई साहब ने कहा कि अब तुम बताओ कि तुमको किसने कहा है। मैं 5 दिन से कह रही हैं भाभी जी मेरे को। तो भाई साहब ने तुरंत ऑनलाइन पिटाई चालू कर दी, किसकी, भाभी जी की। यदि ये शब्द मैं उन लड़कियों को बोलता तो यही मेरे साथ में होता। इसका मतलब भाभी जी ने जो मुझको कहा खा लो परवो, किस भाषा में कहा, सिंधी भाषा में। तो दोस्तों एक भाषा होती है जिसका नाम है सिंधी भाषा। देखो दोस्तों, राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, अर्थात पतंगाकार है। राजस्थान की जो आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, अर्थात कैसी है, पतंगाकार। ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, तो ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। मैंने बीच में से लाइन खींची, इसका मतलब राजस्थान को 2 भागों में बांट दिया। अब मैंने इसे आधा मिटा दिया, इसका मतलब हमारे यहाँ आधा राजस्थान बचा, जिसे हम उत्तरी राजस्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्तरी राजस्थान। प्यारे दोस्तों, मैंने अब इस उत्तरी राजस्थान को आपकी स्क्रीन पे यहाँ कोई जूम कर दिया, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। स्क्रीन पे आ चुका है ये उत्तरी राजस्थान। और उत्तरी राजस्थान में यहाँ एक जिला है जिसका नाम है गंगानगर। सूर्य की सर्वाधिक दृष्टि करने पड़ती है गंगानगर में। राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है गंगानगर। और यहाँ एक जिला पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है हनुमानगढ़। ऊपर की साइड में दोस्तों इधर पड़ता है पंजाब, इधर जाओगे तो हरियाणा, इधर जाओगे तो यूपी, और यूपी से और इधर जाओगे तो दोस्तों यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ एक जगह पड़ती है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी पर्वतमालाएं हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश में एक पर्वतमाला है जिसका नाम है शिवालिक पर्वतमाला। बताओ हिमाचल प्रदेश में कौन सी पर्वतमाला, तो शिवालिक पर्वतमाला। और शिवालिक पर्वतमाला के ऊपर बहुत सारी पहाड़ियां हैं। उनमें से एक पहाड़ी है दोस्तों जिसका नाम है कालका की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कालका की पहाड़ी। और किसी भी पहाड़ी पर, यदि कालका की पहाड़ी पर ये दोस्तों वर्षा के दिनों में वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा। और यहाँ वर्षा होती है दोस्तों कालका की पहाड़ी पर। जब भी पहाड़ी पे वर्षा होती है तो वहाँ से दोस्तों एक नदी निकलती है। क्या निकलती है, नदी। यहाँ से एक नदी निकली और नदी का नाम है दोस्तों घग्गर नदी। कौन सी नदी, घग्गर। इस नदी को नट नदी कहते हैं, इसे मृत नदी कहते हैं, इसे पाट नदी कहते हैं, इसे सोतर नदी कहते हैं, इसे नाली नदी कहते हैं। दोस्तों इसे राजस्थान का शोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, राजस्थान का शोक। किस नदी को कहते हैं, घग्गर नदी को। घग्गर नदी का प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। क्या नाम है, सरस्वती नदी। बताओ घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या, सरस्वती नदी। घग्गर नदी राजस्थान में यहाँ से एंटर करती है, यहाँ से प्रवेश करती है। गांव है तलवाड़ा। कौन सा गांव, तलवाड़ा। घग्गर नदी राजस्थान में तलवाड़ा गांव टिब्बी तहसील से प्रवेश करती है और जिला पड़ेगा आपका हनुमानगढ़। देखो घग्गर नदी के किनारे यहाँ एक झील बनी हुई है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। किताबों में लिखा हुआ कि राजस्थान की सबसे गहरी झील है, जो गलत है। घग्गर नदी के किनारे यहाँ एक दुर्ग है जिसका नाम है भटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग, भटनेर का दुर्ग। और भटनेर के दुर्ग पर राजस्थान के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। कौन सी आक्रमण, विदेशी। और हाल ही में एग्जाम में पूछा है कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिस पर सर्वाधिक स्वदेशी या स्थानीय आक्रमण हुए हैं, वो है तारागढ़ अजमेर। दोस्तों नदी है घग्गर नदी। और घग्गर नदी वर्षा के दिनों में पहुंचती है अनूपगढ़ तक। कहाँ जाती है, अनूपगढ़। प्यारे दोस्तों जब कालका की पहाड़ी पे जब ज़्यादा वर्षा होगी, तेज़ वर्षा होगी तो नदी में ज़्यादा पानी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नदी में बाढ़ आ जाएगी। और नदी में जब बाढ़ आएगी तो नदी आगे जाएगी और नदी पहुंच जाएगी यहाँ कुत्ते जैसी आकृति का एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। तो बाढ़ आने पर घग्गर नदी पहुंच जाती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया कि घग्गर नदी का अंतिम गंतव्य बिंदु है, तो पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास। कौन सी जगह है, पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास।
प्यारे दोस्तों, घग्गर नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को पाकिस्तान में हकरा के नाम से जानते हैं, जबकि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को गंगानगर हनुमानगढ़ में नाली के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान में घग्गर नदी को किस नाम से जानते हैं? हकरा। गंगानगर हनुमानगढ़ में किस नाम से जानते हैं? नाली के नाम से जानते हैं। यहीं पर नाली के नाम से एक जानवर की नस्ल है जिसका नाम है भेड़। क्या नाम है? भेड़। हाल ही में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नाली के नाम से भेड़ की नस्लें किन जिलों में पाई जाती है, तो वो मिलती है गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में। कहाँ मिलती है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़ में। तो हमने आपको पढ़ाया कि एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, और ये सिंधी भाषा का शब्द है। कालीबंगा सभ्यता एक नदी के किनारे है और नदी का नाम है घग्गर नदी। बताओ कालीबंगा किसके किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में कुछ पर्वतमाला है जैसे कि शिवालिक पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? शिवालिक। शिवालिक पर्वतमाला के ऊपर एक पहाड़ी है जिसका नाम है कालका की पहाड़ी। उसके ऊपर वर्षा के दिनों में होती है वर्षा। जब वर्षा होती है तो नदी निकलती है और नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी को नट नदी कहते हैं, इसे मृत भी कहते हैं, इसे पाट कहते हैं, इसे सोतर नदी कहते हैं, इसे नाली नदी भी कहते हैं। घग्गर नदी को राजस्थान का शोक भी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम है सरस्वती नदी। बताओ सरस्वती किसका प्राचीन नाम है? तो आंसर है घग्गर नदी का। घग्गर नदी के किनारे एक झील है जिसका नाम है तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील राजस्थान की सबसे गहरी झील नहीं है। घग्गर नदी के किनारे एक दुर्ग है जिसका नाम है भटनेर का दुर्ग। भटनेर का दुर्ग पर राजस्थान के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। याद रखना कि राजस्थान का वह किला कौन सा है जिस पर राजस्थान के सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण हुए हैं? तो आंसर है तारागढ़ अजमेर। राजस्थान में याद रखना है कि तारागढ़ भी दो हैं, एक तारागढ़ अजमेर में है तो दूसरा वाला बूंदी में है। बूंदी वाले तारागढ़ को तिलस्मी किला कहते हैं, तिलस्मी किला कहते हैं। और बूंदी वाले तारागढ़ के बारे में कहावत है कि इसका निर्माण शायद भूतों एवं प्रेतों ने करवाया है। बूंदी वाले तारागढ़ में एक तोप रखी हुई है जिसका नाम है गर्भगुंजन, और गर्भगुंजन 16वीं शताब्दी की सबसे शक्तिशाली तोप। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि उस जमाने की एशिया की सबसे शक्तिशाली तोप कौन सी है? तो है जयवान तोप। बूंदी वाले तारागढ़ को भूतों एवं प्रेतों के द्वारा बनाया हुआ दुर्ग भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि राजस्थान का वह दुर्ग कौन सा है जिसका निर्माण परियों एवं फरिश्तों ने करवाया है? तो इसका आंसर है मेहरानगढ़ जोधपुर। चलो कोई नहीं, हम तो बात कर रहे थे घग्गर नदी की। घग्गर नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। घग्गर नदी वर्षा के दिनों में पहुंचती है कहाँ पे? अनूपगढ़ तक। और जब कालका की पहाड़ी पे तेज वर्षा होती है तो नदी में क्या आती है? बाढ़। और बाढ़ के दिनों में घग्गर नदी पहुंच जाती है कहाँ? पाकिस्तान। घग्गर नदी का अंतिम गंतव्य बिंदु है पाकिस्तान का फोर्टबास। पाकिस्तान में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जानते हैं? हकरा के नाम से जानते हैं। जबकि गंगानगर हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को हम नाली के नाम से जानते हैं। और नाली के नाम से एक जानवर है जिसका नाम है भेड़। भेड़ की नस्ल जिसका नाम है नाली, और ये मिलती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। और सभ्यता का नाम है कालीबंगा। देखो एक सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कालीबंगा। दोस्तों हुआ यूँ कि पहले हम जयपुर पढ़ाते थे और जयपुर में हम एक चाय की थड़ी पे बैठे। कहाँ बैठे? चाय की थड़ी पे। चाय की थड़ी पे बैठे और वहाँ एक पाकिस्तानी बैठा हुआ था, और पाकिस्तानी और हम में आपस में बैठे बैठे बातचीत में बहस हो जाती है। और जब बहस हो जाती है तो उस पाकिस्तानी ने कहा कि यार अपना देश बहुत डेवलप है। मैंने कहा यार देश तो अपना भी डेवलप है। उसने कहा कि मनुष्य सभ्यता का जो विकास हुआ वो हमसे हुआ है। हमने उस पाकिस्तानी को कहा कि मनुष्य सभ्यता का विकास हुआ जो हमसे हुआ है। पाकिस्तानी और हम में आपस में बहसबंदी हो गई। हम में बहसबंदी हो गई तो पाकिस्तानी ने कहा कि भैया तुमसे यदि मनुष्य जीवन की उत्पत्ति हुई है तो कोई प्रूफ बताओ, कोई साक्ष्य बताओ। हमने कहा चल तेरे लिए प्रूफ बताएंगे और साक्ष्य भी बताएंगे। अगले दिन हम आए कोचिंग में, और कोचिंग में आए और कोचिंग में अब हमको तो उस पाकिस्तानी को साक्ष्य बताना कि देख भैया हमारे यहाँ मनुष्य रहता था, इस चीज़ के साक्ष्य मिले। तो हम अगले दिन जब कोचिंग में आए तो कोचिंग में से हमने साक्ष्य बताने के लिए, या मैं यूँ कहूँ कि सभ्यता की खोज करने के लिए क्लास से एक लड़का भेजा खोज करने के लिए। ऐसा समझें आप, क्लास से एक लड़का भेजा जिसका नाम है अमलानंद। क्या नाम है? अमलानंद घोष। क्लास से एक लड़का भेजा, और जब हमारी ये बात चल रही थी उस पाकिस्तानी थे तो सन थी 1951-52। कौन सी थी? 51-52। और क्लास से एक लड़का भेजा जिसका नाम है अमलानंद घोष, या फिर आप कहो कि ए घोष।
अमरानंद घोष अब सभ्यताओं के चक्कर में कि मनुष्य जीवन का विकास हमसे हुआ है, इस चक्कर में पूरे राजस्थान में घूमे, राजस्थान के चक्कर काटे। चक्कर काटता काटता वो पहुंच गया साहब हनुमानगढ़ में। कहाँ पहुंच गया? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में पहुंचने के बाद उसने हमें टेलीफोन किया कि गुरुजी सभ्यता मिल गई। मैंने कहा कहाँ मिली? कि गुरुजी सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में, और हनुमानगढ़ जिले का एक कस्बा है, एक गांव है जिसका नाम है कालीबंगा। और कालीबंगा में प्राचीन समय में मनुष्य रहते थे, इस बात के साक्ष्य मिल रहे हैं। मैंने उसको कहा कि यार कैसे साक्ष्य मिल रहे हैं? कि गुरुजी अभी तो पता नहीं, लेकिन कालीबंगा सभ्यता में मनुष्य रहते थे, इस बात का पक्का प्रमाण है। ये देखो गुरुजी की जमीन के अंदर पूरी बस्ती बनी हुई पड़ी हुई है, जमीन के अंतर्गत पूरी बस्ती बनी हुई पड़ी हुई है। तो मैंने कहा कि अब करवाना क्या है? अमरानंद ने कहा कि गुरुजी जमीन के अंदर पूरी बस्ती है, यदि उस पाकिस्तानी को जवाब देना है कि यहाँ मनुष्य रहता था कि नहीं, तो साहब तुम खुदाई करवाओ उसकी। क्या करवाओ? खुदाई। और खुदाई करवाने के लिए 2 लेबर भेजो। तो दोस्तों खुदाई को जीके की भाषा में कहते हैं उत्खनन। क्या कहते हैं? उत्खनन। और उत्खनन करने के लिए मैंने अपनी क्लास से या कहें कि सामने से 2 बंदे हायर किए उत्खनन करने के लिए, और एक का नाम था साहब ब्रजवासी। क्या नाम था? ब्रजवासी। और दूसरे का नाम था बीके थापर। एक का नाम है ब्रजवासी और दूसरे का नाम है बीके थापर। यानी कि अमरानंद ने हमें फोन किया कि गुरुजी सभ्यता मिल गई, जमीन के अंदर है, इसकी क्या करवानी है? खुदाई। खुदाई को कहते हैं यहाँ उत्खनन। और उत्खनन करने के लिए मैंने हमारे यहाँ से 2 बंदे भेजे, एक का नाम है ब्रजवासी, दूसरे का नाम है बीके थापर। और ये दोनों बंदे मैंने भेजे उस समय सन थी 1961-62। और ये क्यों भेजे? उत्खनन करवाने के लिए। अब साहब ये बैठे टेम्पो में और बस में बैठे सीधे पहुंच गए कालीबंगा हनुमानगढ़ में, और वहां जाके उन्होंने खुदाई चालू कर दी, अर्थात क्या कर दिया? उत्खनन। अब पहले तो ये बताओ कि कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाला कौन था? अमरानंद घोष। कालीबंगा सभ्यता की खोज कब हुई? 1951-52 में। करने वाला कौन है? अमरानंद घोष। सभ्यता है कहाँ है? हनुमानगढ़ का कस्बा कौन? कालीबंगा। और उत्खनन कितने बंदों ने किया? 2। एक का नाम क्या है? ब्रजवासी, दूसरे का नाम बीके थापर। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ? 1961-62। जैसे ही इन्होंने वहां पे फावड़ा चलाया, खुदाई चालू की, अब साहब दुनिया भर का कालीबंगा सभ्यता से माल निकलना, सामान निकलना चालू हुआ। और जो सामान यहाँ निकलेगा कालीबंगा में या किसी भी सभ्यता में, वो ही सामान निकलेगा आपके पेपर में। कि बताओ कि त्रिशूल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, धान पीसने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, चक्की के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, दुनिया भर के साक्ष्य मिले हैं। कि साहब नील की खेती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तांबे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो दोस्तों क्या अब वहाँ से दुनिया भर का सामान निकलना चालू हुआ। अब अमरानंद घोष ने मुझे टेलीफोन किया कि गुरुजी बहुत सारा सामान निकल रहा है, इस सामान का क्या करूं? मैंने कहा कि ऐसा कर, सामान के लिए मैं तेरे लिए कमरा बनवा रहा हूं। मैंने भाई साहब उस सामान को रखने के लिए वहां पे एक कमरा बनवा दिया, और यह कमरा बनवाया मैंने 1985-86 में। कब बनवाया? 1985-86 में। और दोस्तों तुरंत जीके में क्वेश्चन निकल के आया, और एक क्वेश्चन भी बन गया कि पुरातत्व विभाग, ये सभ्यताएं हमारी पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आती हैं। और क्वेश्चन आया कि पुरातत्व विभाग का एक राजस्थान में संग्रहालय बना हुआ है, जो किस जिले में बना हुआ है? वो हनुमानगढ़ में बना हुआ है। जो हमने कमरा बनाया वो घोषित कर दिया संग्रहालय। यानी कि ये समझो कि 1985 में एक संग्रहालय बनाया दोस्तों, और जो संग्रहालय की स्थापना की कहाँ पे? हनुमानगढ़ में। चूँकि हमारी कोचिंग ऋग्वेद क्लासेज हिंडौन करौली में, अब वहाँ से सामान यहाँ तो लेके आएंगे नहीं, बहुत सारा किराया लग जाएगा, तो ये कमरा हमने उसे वहीं बना दिया। तो पहले बंधु 2-3 चीज़ सीखने को मिली कि सभ्यता का नाम है कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिले में है। इसकी खोज की एक लड़के ने, ऐसे मानो जिसका नाम है अमरानंद घोष। इसकी खोज हुई 1951-52 में, और इसका उत्खनन किया 2 बंदों ने, एक का नाम है ब्रजवासी और दूसरे का नाम है बीके थापर। और इसका उत्खनन हुआ 1961 और 1962। एक पुरातत्व विभाग का हनुमानगढ़ में संग्रहालय बना हुआ है, जिसकी स्थापना 1985-86 में हुई। अब आप ये बताओ कि कालीबंगा सभ्यता में हमारे बंदे कितने पहुंच गए? 3। एक तो अमरानंद घोष पहुंचा दिया हमने, 2 हमने खुदाई के लिए पहुंचा दिए। अब साहब अमरानंद घोष को हमने आगे से टेलीफोन किया। मैंने कहा यार अमरानंद घोष, तू ये बता ये सभ्यता है कैसी, ये सभ्यता है कैसी? तो उसने कहा गुरुजी ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता 2 प्रकार की है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। मैंने कहा प्रकार हमारे समझ में नहीं आए। उन्होंने कहा गुरुजी ये सभ्यता 2 स्तरों में डिवाइड है। मैंने कहा ये भी अपने समझ में नहीं आया। उसने कहा गुरुजी सभ्यता 2 खंडों में बट रही है। मैंने कहा ये भी समझ में नहीं आया। उसने कहा गुरुजी सभ्यता 2 भागों में बट रही है। कितने भागों में? 2 भागों में। मैंने कहा भैया ये भी हमारी समझ में नहीं आया। तो उसने कहा गुरुजी ये समझो कि 2 टीले बन रहे हैं,
दो क्या बन रहे हैं, टीले। और गुरु एक टीला तो ऐसा है जिसके चारों ओर चार दीवारी हो रही है, यानी कि दुर्ग होते हैं, बीच में तो महल मकान होते हैं, जिसके चारों ओर चार दीवारी होती है। और ऐसा कैंपस जिसके चारों ओर चार दीवारी हो रही है उसे हम कहते हैं दुर्गीकृत। क्या कहते हैं, दुर्गीकृत। और ऐसा कैंपस जिसके चारों ओर चार दीवारी नहीं हो रही उसे कहते हैं अदुर्गीकृत। क्या बोलते हैं, अदुर्गीकृत। अब देखो हमारे पास में उसने बताया कि गुरुजी दो टीले हैं और एक टीला तो कैसा है, दुर्गीकृत, और एक टीला कैसा है, अदुर्गीकृत। अब क्वेश्चन बनके तैयार हुआ कि निम्न में से कालीबंगा सभ्यता है तो दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत कैसी है, दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत। एक तो पूछेगा कि कालीबंगा सभ्यता कितने प्रकार की है, तो बताना है 2 प्रकार की। यूं पूछेगी कितने स्तरों में डिवाइड है, तो कितने स्तरों में, 2। कितने खंडों में बटी हुई है, 2। कितने भागों में बटी हुई है, 2। कालीबंगा सभ्यता से कितने टीलों की जानकारी मिलती है, 2। कुल मिला के कालीबंगा सभ्यता है ए दुर्गीकृत, बी अदुर्गीकृत, सी दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है दुर्गीकृत प्लस अदुर्गीकृत। अब दोस्तों देखो ये बात भी क्लियर हुई। हमने तुरंत टेलीफोन किया दोबारा अमनानंद घोष को। हमने कहा अमनानंद घोष तू ये बता कि जो ये कालीबंगा सभ्यता है ये कितनी पुरानी है, इसका कालक्रम क्या है। तो उसने कहा गुरुजी कालीबंगा सभ्यता का जो कालक्रम है वो बहुत पुराना है। हमने कहा कितना पुराना है। उसने कहा साहब ये 2300 ईस्वी पूर्व से, ये 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। मैंने कहा इतनी पुरानी, 0 से चले और 2022 पे आ गए, उससे भी 2300 ईस्वी पूर्व। मैं क्या, तो बहुत पुरानी है, मैं तो तुक्का मार रहा है। उसने कहा गुरुजी तुक्का नहीं मार रहा, लैब पे चेक करा के लाया हूँ। मैंने कहा भैया लैब क्या चीज़ है। उसने कहा गुरुजी कालक्रम को जांच करने की एक पद्धति है, कालक्रम को जांच करने की एक क्या है, पद्धति। मैंने कहा भैया उस पद्धति का नाम क्या है। उसने कहा सर कालक्रम को जांचने की पद्धति का नाम है C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। बताओ कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम किस पद्धति से नापा गया है, तो C14 रेडियो कार्बन प्रणाली। किससे, C14 रेडियो कार्बन प्रणाली के अनुसार इसका कालक्रम है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। कितना, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। और कालक्रम की पद्धति है 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। ये सारी बातें हमारी अमनानंद घोष से हो रही हैं, और अमनानंद घोष से हो रही हैं सारी बातें टेलीफोन पर। कैसे हो रही हैं, टेलीफोन पर। अभी तक हम तो हनुमानगढ़ में जाके कालीबंगा सभ्यता देखी नहीं। हमने हमारी क्लास से एक बंदा भेजा, कौन, अमनानंद घोष। 2 खुदाई के लिए बंदे भेजे, ब्रजवासी लाल में बीके थापर, और उनसे टेलीफोन पे बात संवाद हुआ है। अब की बार हम खुद जा रहे हैं साहब कालीबंगा सभ्यता में, खुद जा रहे हैं। हम सीधे बस में बैठे और बस में बैठ के सीधे हम पहुंच गए हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ से हमने टेम्पू लिया, टेम्पू सीधा पहुंच गया कालीबंगा कस्बे में। कौन से कस्बे में, कालीबंगा कस्बे में। अब साहब देखो यदि कालीबंगा का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है आज से। दिमाग में एक ही चीज रखना कि कालीबंगा का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है आज से। अब देखो कैसे करनी है कि हम हनुमानगढ़ में गए और हनुमानगढ़ से टेम्पू में बैठे और टेम्पू ने सीधे उतारे उस गांव में, कालीबंगा गांव में। और टेम्पू से सीधा हमने जो पैर रखा जमीन पे, जो पहला पैर रखा वो हमने पैर रखा साहब फर्श पे। स्वाभाविक है हम जमीन से पहला पैर रखेंगे कहाँ, फर्श, और फर्श का मतलब होता है जमीन। और हमने देखा और मैंने कहा कि कालीबंगा का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है आज से। हमने जैसे ही पैर जमीन पे रखा तो देखा कि कालीबंगा सभ्यता की जो फर्श है वो है सजावटी। क्या है, सजावटी। और एग्जाम में सजावटी नहीं आए तो आएगा अलंकृत। हाल ही में पूछा कि कालीबंगा सभ्यता की फर्श है सजावटी अर्थात कैसी है, अलंकृत। कैसी है, सजावटी या अलंकृत। आज भी देखो गांवों में रोड सड़क कैसी है, सजावटी है, सब जगह इंटरलॉक ईंटें लगी हुई हैं। और दोस्तों हमने जैसे ही कालीबंगा सभ्यता की फर्श पे पैर रखा, और ध्यान रखना है कि फर्श और फर्श पे बनते हैं मकान, फर्श पे क्या बनते हैं, मकान। और मकानों के बारे में भी जानकारी मिली है कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। और मकान बनते हैं और आज भी बनते हैं, और मकान बनते हैं ईंटों के। तो ईंटों से निर्मित मकान की जानकारी कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से। इन ईंटों का अनुपात है 4:2:1, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इन ईंटों का आकार है आयताकार। क्या है, आयताकार। देखो हमारे पास मकान के साक्ष्य कहाँ से,
कालीबंगा सभ्यता से। ईंटों से निर्मित मकान कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। ईंटों का अनुपात 4:2:1। ईंटों का आकार कैसा? आयताकार। देखो आज भी हम मकान में हैं और आज भी हम मकान में रहते हैं, और कालीबंगा का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है आज से। जैसे कि मानो कि हम अभी इस मकान में हैं और हमको मकान से बाहर जाना है, तो जैसे ही हम मकान से बाहर जाएंगे तो हमारा जो तुरंत पहला जो पैर होगा दोस्तों सड़क पे। मकान से जैसे ही बाहर जाएंगे तो हमारा पहला पैर होगा सड़क पे। और आज के बाद ध्यान रखना है कि सड़क और मकान के बीच में एक नाली भी होती है। क्या होती है? नाली। सड़क पे तो पैर होगा, हर मकान के आगे सड़क होती है, लेकिन दोस्तों उसके मकान के सड़क के बीच में नाली भी होती है। और हमको भी नाली के बारे में जानकारी मिली। नाली की जानकारी मिली है एक सभ्यता से जिसका नाम है कालीबंगा सभ्यता से। क्वेश्चन ये आया कि लकड़ी से निर्मित नाली कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से। लकड़ी से निर्मित। अब देखो पानी यूं आ रहा है, लकड़ी से निर्मित नाली है और यहाँ ये गड्ढे हैं, ये गड्ढा, ये भी गड्ढा। अब कोई ऐसी भारी चीज़ आएगी, कोई ऐसा मानो कि कोई पॉलीथीन वगैरह कोई भारी चीज़ आएगी तो इस गड्ढे में चला जाएगी। अब पानी का रिसाव तो रुकेगा नहीं, और कोई भारी चीज़ आएगी तो इस गड्ढे में चली जाएगी, पानी का रिसाव तो रुकेगा नहीं। अर्थात एग्जाम में पूछा कि उचित कूड़ेदान की जानकारी कहाँ से मिली है। हाँ तो दोस्तों हम बता रहे थे आपको कि हमारे पास यहाँ एक मकान मिला है, हमारे पास यहाँ लकड़ी की नाली मिली है, उचित कूड़ेदान की जानकारी मिलती है और सड़क के बारे में जानकारी मिलती है। यानी कि हमारे पास एक अच्छी वाली सड़क है, अच्छी वाली नाली है और अच्छा वाला मकान है। तो दोस्तों आप बताओ कि ये जो व्यवस्थाएं हैं ये ग्रामीण जैसी व्यवस्थाएं या नगरीय जैसी व्यवस्थाएं? मेरे ख्याल से तो ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नगरीय व्यवस्था हैं। अतः दोस्तों जो कालीबंगा है ये आपकी ग्रामीण सभ्यता न होके ये दोस्तों नगरीय सभ्यता है, नगरीय सभ्यता। इसको हम शहरी सभ्यता भी कह सकते हैं। अब दोस्तों ये हमारी नगरीय सभ्यता है और नगरों के लोग, देखो गांवों के लोग होते हैं और एक नगरों के लोग होते हैं। नगरों के लोग होते हैं बड़े शांति प्रिय लोग होते हैं। ऐसे समझो कि ये शहरी सभ्यता है और शहरी सभ्यता में ऐसे मानो कि 50 मंजिल की एक बिल्डिंग है। 50 मंजिल में ये मानो कि 50 गृहस्थी रहती हैं, 50 परिवार रहते हैं। 50 परिवार आपस में किसी से लड़ते झगड़ते हैं क्या? नहीं लड़ते झगड़ते। इसका मतलब सभ्यता कैसी? नगरीय। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के लोग हैं शांति प्रिय। तो कालीबंगा सभ्यता के लोग कैसे थे साहब? शांति प्रिय। देखो दोस्तों हमने जाके देखा कालीबंगा सभ्यता की फर्श पे, और फर्श का मतलब होता है ज़मीन। फर्श का मतलब होता है सर ज़मीन। और आप जानते हो दोस्तों ज़मीन पर खेती होती है। ज़मीन पर क्या होती है? खेती। और हमें यहाँ से कालीबंगा सभ्यता से खेती के बारे में भी जानकारी मिली है। और यहाँ से खेती के बारे में जानकारी मिली है 2 प्रकार की। कालीबंगा सभ्यता में कितने प्रकार की खेती? 2 प्रकार की। एक तो यहाँ खेती होती है संयुक्त खेती, यहाँ से जानकारी मिली है संयुक्त खेती की। और एक जानकारी मिली है दोस्तों मिश्रित खेती की। एक संयुक्त खेती, दूसरी मिश्रित खेती। अब देखो ये संयुक्त खेती है। संयुक्त खेती का मतलब है कि दोस्तों एक तो खेती के साथ में पशुपालन, खेती प्लस पशुपालन बराबर संयुक्त खेती। और मिश्रित खेती में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना, 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ बोना, कौन सी खेती कहलाएगी? मिश्रित खेती। देखो अब हमें कालीबंगा सभ्यता से खेती के बारे में जानकारी मिली है। अब खेती करेंगे तो खेती करने के लिए खेतों को जोतना पड़ेगा, और खेतों को जोत रहे हैं हम, और कहाँ जोत रहे हैं? कालीबंगा सभ्यता में। और कालीबंगा सभ्यता ध्यान रहे बहुत पुरानी है। इसका कालक्रम 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। यानी दोस्तों इतनी पुरानी है कि उस ज़माने में ट्रैक्टर जेसीबी नहीं चलते थे। यानी उस ज़माने में जो खेती होती वो जानवरों से होती। तो बताओ कालीबंगा सभ्यता से किसके बारे में जानकारी मिली है? जानवरों के बारे में। चलो ठीक है। अब कालीबंगा सभ्यता में हमें खेती करनी है। अब खेती करने के लिए उस ज़माने में उपयुक्त होता था ऊँट। कौन सा पशु? ऊँट। तो बताओ ऊँट की जानकारी कौन सी सभ्यता से मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। चलो ठीक है। अब ऊँट से हमें खेती करनी है, तो ऊँट से यदि हमें खेती करनी है तो सबसे पहले खेतों को जोतना पड़ेगा। खेतों को जोतेंगे, और खेतों को जोतेंगे किससे साहब? हल से। खेतों को जोतेंगे किससे? हल से।
अतः कालीबंगा सभ्यता से हमें किसकी जानकारी मिलती है? हल की जानकारी मिलती है। चलो ठीक है। और दोस्तों खेतों को हल से जोतेंगे और खेत जोतेंगे, और खेत जोतेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण, तो बताओ हल से जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो आंसर है साहब कालीबंगा सभ्यता से। देखो ये एक छोटा सा डायग्राम बना है, मैं आपको दोबारा से याद करवाऊँ। हम यहाँ से गए और सीधे गए हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में जाकर के दोस्तों हमने हनुमानगढ़ से जाके एक ऑटो लिया और ऑटो में बैठे और उस कस्बे में पहुँचे जहाँ पे ये सभ्यता है। और सभ्यता थी हनुमानगढ़ के एक कस्बे में थी, और कस्बे का नाम है दोस्तों कालीबंगा। तो हनुमानगढ़ के किस कस्बे में सभ्यता है? कालीबंगा में। और हमने ऑटो से पहला कदम रखा ज़मीन पे, और ज़मीन का मतलब होता है फर्श, और हमने वहाँ की फर्श देखी और हमने एक लाइन कहा कि यदि कालीबंगा सभ्यता का क्वेश्चन ठीक करना है तो तुलना करनी है आज से। तो आज की जो हमारी फर्श है वो होती है सजावटी। देखो आप सब जगह ईंट लगी हुई है इंटरलॉक वाली, तो आज की जो फर्श कैसी है? सजावटी। और कालीबंगा सभ्यता की भी फर्श कैसी? सजावटी। सजावटी बोले तो अलंकृत। सेकंड गेट में पूछा हाल ही में, तो ये कालीबंगा सभ्यता की जो फर्श है तो सजावटी ऑप्शन में नहीं था, तो कैसी है दोस्तों? अलंकृत। और हमने कहा फर्श, फर्श का मतलब होता है ज़मीन, और ज़मीन पर बनता है कौन? मकान। और मकान के बारे में भी जानकारी मिली है कौन सी सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। और दोस्तों मकान के सामने क्या थी? नाली। आज भी मकान के सामने क्या होती है? नाली। बस ध्यान ये रखना कि यहाँ की नाली लकड़ी से बनी हुई है। लकड़ी से निर्मित नाली कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। देखो पानी के रिसाव के लिए ये उचित कूड़ेदान बने हुए, तो उचित कूड़ेदान की जानकारी कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। उसके सामने क्या बना हुआ है? सड़क। और सड़क किस पे काटती है? समकोण। राजस्थान का वह शहर कौन सा है जिसकी सारी सड़कें समकोण पे काटती हैं? लगभग समकोण पे काटती हैं, जयपुर। सेम उसी बेस की सड़कें यहाँ, जिसको हम ऑक्सफोर्ड पद्धति की सड़क कहते हैं, चेम्स बोर्ड पद्धति की सड़क कहते हैं, ग्रिड पद्धति की सड़क बोलते हैं, और जाल पद्धति की सड़क बोलते हैं। देखो दोस्तों हमारे यहाँ जो ईंट हैं उससे मकान बने हैं, तो ईंटों के साक्ष्य, ईंटों से निर्मित मकानों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से। ईंटों का आकार है आयताकार, और ईंटों का अनुपात है 4:2:1। यहाँ प्रयुक्त होने वाली ईंट पहले कच्ची बाद में पक्की हैं। ये नगरीय सभ्यता है, लोग शांति प्रिय हैं। और दोस्तों फर्श का मतलब होता है ज़मीन, और ज़मीन पे क्या होती है? खेती। और यहाँ से खेती के बारे में भी क्या मिलती है हमको? जानकारी। ये खेती होती है दो प्रकार की, एक तो संयुक्त खेती है, एक मिश्रित खेती है। संयुक्त खेती का मतलब है खेती और उसके साथ में क्या हो रहा है? पशुपालन। मिश्रित खेती का मतलब है दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ में बोना। देखो खेती करनी है, और ये बहुत पुराने ज़माने की बात थी, 2300 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व की बात थी। तो उस ज़माने में खेती होती थी जानवरों से। जानवर कौन सा? ऊँट। तो ऊँट से खेती करनी है, तो खेती करेंगे तो खेतों को जोतना पड़ेगा, और खेतों को जोतेंगे किससे? हल से। और एग्जाम में क्वेश्चन आया कि हल से जोते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। देखो दोस्तों उसके बाद में दोस्तों हमें ये सारी जानकारी जो हमने अभी बोर्ड पे लिखी, ये कालीबंगा सभ्यता से मिली है। उसके बाद में दोस्तों हमने देखा कि हमको कालीबंगा सभ्यता के अंतर्गत, उस परिक्षेत्र के अंतर्गत, उस परिसर के अंतर्गत कहीं पर भी नज़र नहीं आया। कौन नज़र नहीं आया? मंदिर। उस परिसर में हमको कहीं पर भी मंदिर नज़र नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि कालीबंगा सभ्यता से मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिली है। अब हमने सोचा कि यार मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिली तो कुछ ना कुछ तो चीज़ ऐसी होगी जो मंदिर से मिलती जुलती होगी। तो हम दोस्तों दोबारा से उस चीज़ को ढूंढने के लिए निकले, तो हमें ऐसी कोई चीज़ वहाँ नहीं मिली। कोई चीज़ नहीं मिली तो हम परेशान हो गए, और परेशान हो गए तो हम परेशान होकर एक चबूतरे पे बैठ गए दोस्तों। किस पे बैठ गए? एक चबूतरे पे बैठ गए। अब चबूतरे पे बैठ गए तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आया, क्या चबूतरा के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता में। क्योंकि हम जब चबूतरे पे बैठ गए इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ चबूतरा अवेलेबल था। तो कालीबंगा सभ्यता से मंदिर के बारे में जानकारी नहीं मिली, और हम बैठ गए किस पे? चबूतरा पे। इसका मतलब चबूतरे के भी साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों चबूतरे के पास में एक ऐसा चिन्ह पड़ा हुआ था, ऐसा चिन्ह, इसे बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। क्या बोलते हैं? स्वास्तिक चिन्ह। तो बताओ स्वास्तिक चिन्ह की जानकारी निम्न में से किस सभ्यता से मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिलती है। किससे? कालीबंगा सभ्यता से। अब हम चबूतरे पे बैठे, पास में एक स्वास्तिक चिन्ह पड़ा हुआ है, और दोस्तों हम उस चबूतरे पे बैठे बैठे सोच रहे हैं
कि यार मंदिर नहीं मिला, लेकिन उस ज़माने के लोग कोई पूजा अर्चना तो करते होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो धर्म से संबंधित होगी। तो हम चबूतरे से उठे और दोबारा उस परिक्षेत्र में घूमने लगे। और जब दोबारा उस परिक्षेत्र में घूमने लगे तो हमने पाया कि दोस्तों 7 अग्निकुंड बने हुए हैं। 7 क्या बने हुए हैं दोस्तों? अग्निकुंड बने हुए हैं। अग्निकुंड होते हैं पंडित जी जो वो हवन करते हैं, जिसे हम हवन कुंड भी बोलते हैं। अग्निकुंड को हम हवन कुंड भी बोलते हैं। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 7। यानी कि हमको 7 अग्निकुंड मिले जिन्हें हम हवन कुंड भी कहते हैं। 7 हवन कुंड मिले। दोस्तों इस हवन कुंड को हम यज्ञ वेदिकाएं भी कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा कि यज्ञ वेदिकाओं के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कालीबंगा सभ्यता से जानकारी मिलती है। अब हम अग्निकुंड, हवन कुंड, यज्ञ वेदिका इसके समीप गए और समीप में दोस्तों हमने अग्निकुंड में हाथ दिया, यज्ञ वेदिका में हमने हाथ दिया। तो दोस्तों हाथ देंगे तो उसमें क्या आएगी? राख। हाथ देंगे तो हाथ में क्या आएगी? राख। स्वाभाविक है, अग्निकुंड की जो सामग्री वो जल गई और क्या बची? राख। तो राख के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है? कालीबंगा सभ्यता से। लेकिन यहाँ की राख में क्या हुआ दोस्तों? राख के साथ में हड्डी मिली, राख के साथ में हड्डी मिली और हम हड्डी को लेकर के, उस राख को लेकर के उस चबूतरे पे वापस चले गए। और हम वहाँ बैठे बैठे चबूतरे पे सोच रहे हैं कि हवन कुंड की राख में हड्डी का क्या काम, हवन कुंड में हड्डी का क्या काम। तब हमारे किसी स्टूडेंट ने बताया कि गुरुजी हड्डी का काम ये है कि उस ज़माने में किसी ने पशु बलि दी होगी। क्या दी होगी? पशु बलि। तब जाके पशु तो गया और हड्डी रह गई। इसका मतलब पशु बलि के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से। देखो यहाँ से हमें एक महिला की मुद्रा मिली। कालीबंगा सभ्यता से एक महिला की क्या मिली दोस्तों? मुद्रा। महिला की मुद्रा मिली। क्योंकि हम कालीबंगा सभ्यता में, कालीबंगा परिसर में घूम रहे हैं और वहाँ से ये देख रहे हैं कि क्या यहाँ से मिला है, क्या नहीं मिला। तो हमने वहाँ पाया कि एक हमें महिला की मुद्रा मिली। और आप ऐसा मानो कि ये महिला की जो मुद्रा मिली है ये हमारे साथी को मिली है जिसका नाम है कुमार, जिसका नाम है कुमार। और इस कुमार के नाम पे ऐसा समझो कि हमने इसका नाम रख दिया कुमार देवी की मुद्रा। क्या नाम रख दिया? कुमार देवी की मुद्रा। क्वेश्चन आया कि कुमार देवी की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो कालीबंगा सभ्यता से मिली है। मुद्रा यानी कि पैसा, पैसा मतलब सिक्का, और जहाँ पे सिक्के ढाले जाते हैं उस स्थान को टकसाल कहते हैं। और वन हू पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो सिक्कों का अध्ययन करता है, उसे न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक। कोई बात नहीं, बात की बात है। फिलहाल ध्यान रखो कि एक महिला की मुद्रा मिली है दोस्तों, मुद्रा मिली है। मुद्रा का मतलब है ऐसे मानो पैसा, सिक्का, और सिक्के पर फोटो है महिला का। जब पैसे पे महिला बैठी हुई है, महिला का फोटो बना हुआ है, तो आप लॉजिक लगाओ कि उस जमाने में परिवार में माता की चलती होगी या पिता की चलती होगी। मेरे हिसाब से तो महिला की चलती होगी, और वास्तव में महिला की चलती थी। क्योंकि यहाँ के जो परिवार हैं, यहाँ के जो परिवार है वो मातृ सत्तात्मक है। कैसे हैं? माँ सत्तात्मक। बताओ कालीबंगा सभ्यता के परिवार कैसे हैं? माँ सत्तात्मक। क्यों? क्योंकि साहब यहाँ से एक महिला की मुद्रा मिली है, और मुद्रा मतलब पैसा, और पैसे पर फोटो है महिला का। इसका मतलब परिवार में चलती किसकी? महिला की। तो परिवार हुआ कैसा? माँ सत्तात्मक। कैसा हुआ? माँ सत्तात्मक। यानी कि परिवार में माताजी की चलती। किसकी चलती थी? माताजी की। और दोस्तों जब परिवार में माताजी की चलती है तो आप बताओ माताजी के साथ में चाची जी और भाभी जी रह सकेंगे क्या? नहीं। जब घर में जब माताजी की चलेगी ना तो एक कंडीशन ऐसा आ जाएगा कि चाचा जी अलग रहेंगे, पिताजी अलग रहेंगे। यानी कि दोस्तों घर में चलती है माताजी की। कालीबंगा सभ्यता की बात कर रहा हूँ मैं। कालीबंगा सभ्यता के जो परिवार हैं उन परिवारों में चलती है माता की। चूँकि माता की मुद्रा, महिला की मुद्रा पैसे पर है, महिला का फोटो किस पर है? पैसे पर। तो यहाँ जो परिवार में चलती है वो महिला की चलती है। तो यहाँ के परिवार कैसे हैं? माँ सत्तात्मक। और जब परिवार में माता की चलेगी तो दोस्तों एक दिन ना एक दिन, कभी ना कभी परिवार अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग। तो यहाँ की जो परिवार की प्रणाली है, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो परिवार की प्रणाली है वो एकल परिवार है। कैसी है? एकल परिवार प्रणाली। कालीबंगा सभ्यता से परिवार थे, संयुक्त परिवार थे या एकल प्रणाली के थे? तो आंसर है एकल परिवार की प्रणाली। दोबारा से बता दूं, यहाँ से हमें एक महिला की मुद्रा मिली है, और आप ऐसा माने कि महिला की मुद्रा मिली कुमार नाम के लड़के को, तो कुमार के नाम पर हमने इसका नाम रख दिया कुमार देवी की मुद्रा, या यूँ कहें कि महिला की मुद्रा। तो मिली है कालीबंगा सभ्यता से। महिला की मुद्रा मतलब पैसा, मतलब सिक्का, और सिक्के पर फोटो है महिला का।
इसका मतलब जब पैसे पर महिला बैठी है उस ज़माने में, तो उस ज़माने के परिवार में भी महिला की चलती होगी। तो उस ज़माने के जो परिवार हैं वो पितृसत्तात्मक ना होकर के कौन थे? माँ सत्तात्मक। और जब परिवार माँ सत्तात्मक होता है तो परिवार की जो प्रणाली है वो संयुक्त ना होकर के वो होती है एकल परिवार प्रणाली, क्योंकि एक कंडीशन ऐसी आती है कि चाचा जी और माता जी दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो कालीबंगा सभ्यता के परिवार की प्रणाली है वो है एकल परिवार की प्रणाली। देखो दोस्तों, अब यहाँ से हमें एक मुद्रा और मिली है, उसकी आकृति है बेलनाकार। उसकी जो आकृति है दोस्तों, उसकी आकृति है बेलनाकार। बताओ किस सभ्यता से बेलनाकार मुद्रा के बारे में जानकारी मिली है? तो दोस्तों कालीबंगा सभ्यता से। देखो महिला की मुद्रा मिली है, उस ज़माने में चलती भी महिला की है, और महिला के पास तो क्या रहता है? बेलन। और मेरे हिसाब से तो उस ज़माने में महिला ने जो मुद्रा भी बनवाई होगी वो बेलन की डिजाइन में बनवाई होगी, यानी कि बेलनाकार मुद्रा बनवाई होगी, क्योंकि महिला की घर में चल रही है, सर्वे सर्वा उस ज़माने की महिला है। तो महिला की घर में चल रही है तो उसने यदि मुद्रा बनाने का उसको दिया होगा तो उसने बेलनाकार तरीका की मुद्रा बनवाई होगी। तो हम कह सकते हैं कि बेलनाकार मुद्रा कहाँ से मिली है? तो कहाँ से मिली है? सब कालीबंगा सभ्यता से। देखो दोस्तों, अब हमको क्या है, वहाँ एक खोपड़ी मिली साहब। कालीबंगा सभ्यता से हमें एक खोपड़ी भी मिलती है, और खोपड़ी में छिद्र हैं 6। खोपड़ी में छिद्र थे 6। देखो कालीबंगा सभ्यता से हमें एक खोपड़ी मिली है और खोपड़ी में छिद्र थे 6। अब हमने खोपड़ी को लिया हाथ में और देखा कि यार इसमें छिद्र कितने हुए और क्यों हुए। तो अब इसकी जानकारी के लिए हमने उस खोपड़ी को लैब में भेज दिया, और लैब में जब वो खोपड़ी आई उसके बाद तो हमें पता चला कि इसमें एक विशेष प्रकार का रोग था। उस रोग के कारण इसमें छेद हुए हैं 6 रोग के कारण, और वो रोग था हाइड्रोस्फिलिस। क्या रोग था? हाइड्रोस्फिलिस। तो बताओ एक क्वेश्चन और तैयार हो गया। हाइड्रोस्फिलिस रोग के बारे में जानकारी निम्न में से किस सभ्यता से मिलती है? तो किस सभ्यता से मिलती है? कालीबंगा सभ्यता से। किस सभ्यता से? कालीबंगा सभ्यता से। दोबारा से समझाऊं। देखो दोस्तों, हम गए कालीबंगा सभ्यता में और वहाँ के परिसर में, वहाँ के क्षेत्र में घूम रहे हैं, और हमने वहाँ जाके देखा कि कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा मंदिर। कौन नज़र नहीं आ रहा? मंदिर। हम परेशान हो गए तो एक चबूतरे पे बैठ गए। चबूतरे के पास में एक चिन्ह पड़ा हुआ है जिसका नाम है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में जानकारी कालीबंगा सभ्यता से मिली है। उसके बाद हमने देखा कि यार यहाँ के लोग पूजा अर्चना तो करते होंगे, हालांकि मंदिर के साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। हमने देखा कि यार और कोई चीज़ होगी मंदिर से मिलती जुलती, तो आगे जाके पाया 7 अग्निकुंड बन रहे हैं। पंडित जी कर्म जो होता है अग्निकुंड, समझ गए आप, और उसे हम हवन कुंड भी कहते हैं। तो इनकी संख्या भी कितनी है? 7। हवन कुंड को यज्ञ वेदिका भी कहते हैं, इनकी संख्या भी कितनी है? 7। इसमें हाथ दिया तो क्या आई? राख, और राख के साथ में क्या आई? हड्डी। और हड्डी किसकी? पशु की। तो पशु बलि के बारे में जानकारी मिलती है कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से। उसके बाद में हमने देखा कि एक महिला की क्या मिली है? मुद्रा। ये मुद्रा मिली कुमार नाम के व्यक्ति को, जिसे कुमार देवी की मुद्रा कहते हैं। एक बेलनाकार मुद्रा भी मिली है। और दोस्तों यहाँ परिवार में चलती महिला की, क्योंकि मुद्रा पे पैसे पे बैठी हुई है कौन? महिला। तो परिवार यहाँ के कैसे? माँ सत्तात्मक। और परिवार की प्रणाली कैसी? एकल परिवार की प्रणाली। और यहाँ से एक क्या मिली? खोपड़ी। और खोपड़ी में छिद्र कितने? 6। और जब हमने लैब पे खोपड़ी भेजी तो पता चला कि कौन सा रोग? हाइड्रोस्फिलिस रोग। और दोस्तों खोपड़ी तो मिलती है शमशान में। कहाँ मिलती है? शमशान में। और शमशान में क्या होता है दोस्तों? शमशान में होता है सभादान। शमशान में क्या होता है? सभादान। और सभादान का मतलब होता है सबको ठिकाने लगाना। अब विभिन्न प्रकार से लोग सबको ठिकाने लगाते हैं। देखो हम पढ़ रहे हैं कालीबंगा सभ्यता का सभादान। कालीबंगा सभ्यता का सभादान। यहाँ कालीबंगा सभ्यता में सभादान है 3 प्रकार का। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला जो सभादान है दोस्तों वो है कलश। दूसरा सभादान का प्रकार है आंशिक, और तीसरे सभादान का प्रकार है दोस्तों पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण। देखो एक तो है कलश, दूसरा है आंशिक, तीसरा है पूर्ण समाधिकरण। कालीबंगा सभ्यता में सभादान होता है 3 प्रकार से। एक कलश। कलश का मतलब है कि व्यक्ति मर गया, मरे हुए व्यक्ति को जलाते हैं, और जलाने के बाद जो उसकी शेष हड्डी बचती हैं उन हड्डियों को एक कलश में रखते हैं, और उस कलश को एक ऊंचे से टीले पे सफाई करके गाड़ देते हैं। ये हुआ कलश। व्यक्ति मर गया, मरने के बाद में उसकी हड्डी ली, हड्डी कलश में रख दी, और कलश में रखने के बाद उस कलश को एक ऊंचे से टीले पे सफाई करके गाड़ देते हैं।
आजकल क्या करते हैं, हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, उसे तो कहते हैं फूल चुनना। ये कौन सा समाधान है, आंशिक। आंशिक में क्या करते हैं, पहले व्यक्ति मर गया, मरे हुए व्यक्ति को जंगल में छोड़ देते हैं, जंगल में छोड़ देते हैं, उसके बाद उसकी हड्डियां बचती हैं शेष, क्योंकि व्यक्ति को पक्षी खा लेते हैं, हड्डी जो शेष बचती है उनको हम गाड़ देते हैं। ये समाधान हुआ आंशिक। और यह है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का, जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, पूर्ण समाधिकरण पूरे पूरे सबको समा देते हैं। किस में समा देते हैं दोस्तों, कब्र में। किस में, कब्र में। यानी कि व्यक्ति को पूरे की पूरे व्यक्ति को दफना देते हैं कब्र में। दोस्तों एक तो होती है कब्र और एक होती है दोस्तों दरगाह है। एक शब्द है समाधि, एक शब्द है दोस्तों मकबरा, एक शब्द है दोस्तों स्मारक। इनमें क्या अंतर है, जगह जगह पढ़ोगे आप जीके में कि कब्र, दरगाह, समाधि, मकबरा, स्मारक। समझाऊं एक मिनट। यदि नॉर्मल व्यक्ति मर रहा है और नॉर्मल व्यक्ति की याद में कोई चीज़ बन रही है तो वो कहलाती है कब्र। दोस्तों यदि मुस्लिम संत मर रहा है और मुस्लिम संत की याद में जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगा दरगाह। यदि हिंदू संत मर रहा है और हिंदू संत की याद में जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी समाधि। और दोस्तों राजा महाराजा मर रहा है, राजा महाराजा की याद में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा मकबरा, जैसे कि मुमताज़ का मकबरा, ताजमहल। और स्मारक, स्मारक का मतलब है कि सेम ऐसी प्रतिमा बना दे जैसे कि चेतक का स्मारक। चेतक खत्म हुआ, जहाँ पे चेतक को दफनाया सेम चेतक जैसी एक आकृति का स्टैचू बना दिया, उसे कहते हैं स्मारक। तो समझ में आई दोस्तों। अब यहाँ पूर्ण समाधिकरण के बारे में जानकारी मिलती है। पूर्ण समाधिकरण का मतलब है कि व्यक्ति को पूरे की पूरे व्यक्ति को दफना देते हैं और दफनाते हैं व्यक्ति को कब्र में। और कैसे दफनाते हैं दोस्तों, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री के साथ में। कालीबंगा सभ्यता में जब सबको दफनाया जाता है तो दैनिक जीवन में दोस्तों काम आने वाली सामग्री के साथ में, सामग्री के साथ में सबको दफनाते हैं। दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री, मेरी भाषा में कहें तो व्यक्ति के लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, पर्स, चश्मे, सबको पर्स इसमें रख देते हैं कब्र में। दैनिक जीवन में कड़ा, लैपटॉप, चार्जर, मोबाइल, पर्स सबको रख देते हैं कब्र में। क्यों रखते हैं आप पूछो, मेरे हिसाब से तो इसलिए रखते हैं कि व्यक्ति को ये लैपटॉप, ये चार्जर, ये मोबाइल, यहाँ से तो व्यक्ति मर गया, लेकिन ये और कहीं अन्यत्र कहीं जन्म लेगा, वहाँ काम में आ जाएंगे। इसका मतलब दोस्तों पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। याद करवाने की ट्रेन है ये हमारी दोस्तों। पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। बताओ पुनर्जन्म के बारे में साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कहाँ से मिलते हैं साहब, कालीबंगा सभ्यता से। कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से। देखो एक क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता में जब सबको दफनाया जाता है तो सबको दफनाते समय व्यक्ति के पैर हमेशा रहते हैं उत्तर दिशा में। व्यक्ति के पैर किस दिशा में रहेंगे, उत्तर दिशा में। जब व्यक्ति के पैर व्यक्ति का पैर रहेगा दक्षिण दिशा में। कालीबंगा सभ्यता में जब सबको दफनाया जाता है तो व्यक्ति के पैर रहते हैं सब दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। तो स्वाभाविक है पैर दक्षिण दिशा में रहेंगे तो सिर की दिशा में रहेगा, तो व्यक्ति का दोस्तों सिर रहेगा उत्तर दिशा में। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता में व्यक्ति को दफनाते समय व्यक्ति का सिर किस दिशा में रहता है, तो सिर रहता है दोस्तों उत्तर दिशा में और उसके पैर रहते हैं कौन सी दिशा में, दक्षिण दिशा में। ये कालीबंगा सभ्यता का हमने आपको समाधान समझाया। कालीबंगा सभ्यता में व्यक्ति का समाधान 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है कलश, दूसरा आंशिक और तीसरा पूर्ण समाधिकरण। कलश का मतलब है व्यक्ति मर गया और मरे हुए व्यक्ति को जलाते हैं और जलाने के बाद में उसकी जो हड्डियां शेष बचती हैं उन हड्डियों को एक कलश में इकट्ठी करते हैं और उस कलश को एक ऊंचे से टीले पे सफाई करके गाड़ देते हैं। आंशिक में क्या होता है, व्यक्ति को पहले जंगल में छोड़ देंगे, पशु पक्षी उसे खा लेंगे और पशु पक्षी जब उसको खा लेंगे उसके बाद में जो शेष हड्डियाँ बचेंगी उन हड्डियों को गाड़ते हैं। और पूर्ण समाधिकरण शब्द से पता चल रहा है पूरे की पूरे समा देते हैं। किसमें, कब्र में। कैसे समाते हैं, दैनिक जीवन में काम आने वाली सामग्री के साथ में, यानी कि घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल, चार्जर, पर्स सब कुछ उसमें रख देते हैं कब्र में। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये आदमी कहीं जन्म लेगा तो उसको वहाँ काम में आ जाएंगी। इसका मतलब पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो कहाँ से, कालीबंगा सभ्यता से। देखो नॉर्मल आदमी यदि मरता है तो उसकी याद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं कब्र। मुस्लिम संत मर रहा है तो उसकी याद में जो चीज़ बनेगी वो कहलाएगी दरगाह है। हिंदू संत मर रहा है उसकी याद में जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहते हैं समाधि।
राजा महाराजा मर रहा है, उसकी याद में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कहलाएगा मकबरा। और कोई घोड़ा, कोई ऐसी चीज़ ख़त्म हो रही है और उसकी याद में हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो उसकी याद में जो चीज़ बनेगी वो क्या कहलाएगा? स्मारक। देखो दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता को एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है दशरथ शर्मा। देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशरथ शर्मा ने दोस्तों कालीबंगा सभ्यता को, कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। सिंधु घाटी सभ्यता की समापन की ओर है कालीबंगा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है दोस्तों। कौन सी राजधानी? तीसरी राजधानी कहा है। देखो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान दें। एक इतिहासकार है दोस्तों दशरथ शर्मा, और दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। एक क्वेश्चन है एक ही लाइन में, देखो दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। देखो दोस्तों, एक इतिहासकार हुए हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है KUR कैनेडी। KUR कैनेडी, ये भी इंपॉर्टेंट है। KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का पतन, कालीबंगा सभ्यता का पतन संक्रामक रोग के कारण हुआ है। संक्रामक रोग के कारण हुआ है, कोरोना जैसे कोई रोग का कारण हुआ है। देखो एक ब्रिटिश इतिहासकार है या फिर एक इतिहासकार है, आप ये माने, जिनका नाम है KUR कैनेडी। KUR कैनेडी के अनुसार कालीबंगा सभ्यता का जो पतन हुआ है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ है, क्योंकि ये संक्रामक रोग के कारण ही सभ्यता नष्ट हुई होगी, ऐसा मानना है KUR कैनेडी का। तो दोस्तों एक हमने सभ्यता पढ़ी जिसका नाम था कालीबंगा सभ्यता। हमने अच्छे से पढ़ाने का कोशिश किया आपको। यदि ये आपको समझ में आई हो तो दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे से आगे आप फॉरवर्ड कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।